बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हुई हत्या की, जिसके 6 साल बाद आज इंसाफ हुआ है। दिल्ली की कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि यह ऐसी घटना है जो समाज को झकझोर देने वाली है और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए अंकित शर्मा के गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। करीब 6 साल तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। तो कोर्ट ने रेयर ऑफेंस तो माना है, लेकिन ये नहीं कहा कि इन एक्यूज के ऊपर कोई ओवर एक्ट प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाया है और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी रिफॉर्म की नहीं है। इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया है। उधर उम्र कैद की सजा मिलने पर ताहिर हुसैन ने कहा कि वो अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट सर प्लीज देर नहीं है, कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग। चलिए आपको पूरे मामले की टाइमलाइन बताते हैं। 26 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा का शव खजूरी खास के नाले से बरामद हुआ। 27 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने एसआईटी बनाकर पूरे मामले की जांच शुरू की। मार्च 2020 में दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया। जून 2020 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 13 जुलाई 2026 को ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी दोषी करार दिए गए। 31 जुलाई को सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इधर राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ विपक्ष ने आज संसद के बाहर एक अनोखा प्रदर्शन किया। नाटकीय अंदाज वाले इस प्रदर्शन को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसदों ने इसे साधु संतों और सनातन का अपमान बताया। दरअसल चंदा चोरी पर विपक्ष का ये प्रदर्शन एक प्रतीकात्मक नाटक था, जिसमें सांसद पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर दान पेटी में आए चंदे को चुराकर भागने का नाटक कर रहे थे। और दुराचारी, व्यभिचारी, बाबा जो लोग हैं उसके खिलाफ ये प्रतीक है। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के इस नाटकीय अंदाज को बीजेपी ने सनातन और संतों का अपमान बताया है। भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। ये क्या सोची समझी रणनीति है? अपमानित करने का नहीं है तो और क्या है? भगवान राम का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सनातन का अपमान किया। अलग अलग वेशभूषा में आकर वहां पर जिस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, संसद की मर्यादा को गिरा रहे हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ आज संसद परिसर में हुए विरोध पर अब संत समाज आग बबूला हो गया है। मथुरा में साधु संतों ने पप्पू यादव का पुतला फूंका और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। मथुरा से लेकर लखनऊ तक साधु संत इसे सनातन का अपमान कह रहे हैं। मथुरा में साधु संतों ने प्रदर्शन कर पप्पू यादव का पुतला फूंका और अपना आक्रोश जाहिर किया। आज संसद में जो घटना घटित हुई है, बड़ी शर्मनाक घटना है कि संसद भवन में सनातन विरोधी कार्य हुए हैं। भगवान श्री राम के प्रति इस प्रकार का कृत्य करना कभी भी माफी योग्य नहीं हो सकता। संसद भवन में साधु वेश में जिस प्रकार पप्पू यादव ने ये नाटक किया है संत बनने का, ये घोर निंदनीय है। उधर लखनऊ में श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य नारायणाचार्य शांडिल्य ने संत समाज से एकजुट होने की अपील की। संसद में जिस तरीके से भगवान राम का अपमान किया है, यही लोग कल राम को नकार रहे थे। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी कांग्रेस और उसके कुछ नेताओं पर सनातन धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। सनातन हिंदू धर्म उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कुल मिलाकर संसद में हुए विवाद को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, राजनीतिक हो या फिर धार्मिक। दिल्ली प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों को लेकर विपक्ष जहां संसद में जमकर हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसी प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों पर विपक्ष बात तक नहीं करना चाह रहा। यानी विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ पैलेट गन दिखाई दे रही है, प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिस वाले नहीं। और इन घायल पुलिस वालों का दर्द वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने इनके खून से सनी वर्दी देखी थी, और वो है इन घायल पुलिस वालों के परिवार वाले। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था, और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। छात्र प्रदर्शन के दौरान घायल तो पुलिस वाले भी हुए, लेकिन विपक्ष इसमें भी सिलेक्टिव हो गया।
उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? राहुल गांधी के ऐसे रवैये पर बीजेपी ने हमला बोला है। आप राहुल गांधी जी से अब संवेदना की उम्मीद नहीं कर सकते। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, ये बात समझना चाहिए। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है और इस जांच रिपोर्ट में एनटीए की भूमिका और लापरवाही का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की तरफ से दाखिल पहली चार्जशीट में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा एक अहम पहलू भी सामने आया है, जिसके तहत एनटीए पर सीबीआई की चार्जशीट में एक बड़ा दावा किया गया है। एनटीए की बड़ी लापरवाही से पेपर लीक हुआ, ये मेंशन किया गया है। इसमें पेपर सेट करने वालों को ही ट्रांसलेशन का काम दिया गया था, क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेशन का जिम्मा दिया गया था। सीबीआई के मुताबिक इसी से पेपर लीक की साजिश थी। ट्रांसलेशन के दौरान विशेषज्ञों ने सवाल याद कर लिए, सवाल बाद में जाकर कोचिंग के छात्रों तक पहुंचा दिए गए। सीबीआई का आरोप है कि टीचर्स को घर जाने की परमिशन दी गई, तभी यह हुआ। टीचर्स को कोचिंग कक्षा लेने की अनुमति भी की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न बताकर वही सवाल पढ़ाए गए जो एग्जाम्स में आए। तो ये तमाम बातें जो निकलकर सामने आई है। इस बीच आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछने लगी है। सपा का पीडीएफ फॉर्मूले को फ्लॉप करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने प्लान डी लॉन्च किया है और दूसरी ओर विपक्ष भी हर दाव पेच की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन आखिर योगी का वो प्लान डी है क्या, जो पिछले चुनाव में फायदेमंद साबित हुआ था? तो योगी का प्लान डी है दलित वोटर, वो वोटर जिनकी प्रदेश में संख्या करीब 21% है। और इसी को साधने और अपने साथ बनाए रखने के लिए सीएम योगी ने 48 घंटे पहले एक बड़ा ऐलान भी किया था। मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोई को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। हम सभी को अनुग्रहित कर। बीजेपी इसे संत रविदास को सम्मान देने का कदम बता रही है, तो विपक्ष इसे दलित वोट बैंक को साधने की राजनीति। क्योंकि 2022 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को करीब 41% दलित वोट मिले, तो सपा गठबंधन का वोट शेयर 21% था और इसीलिए विपक्ष दलित वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। शायद इसलिए सपा अब 100 से ज्यादा सामान्य सीटों पर दलित कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। एक तरफ योगी ने जीत के लिए प्लान डी बनाया है, तो वहीं 2027 चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे के नेता जनसभाओं से दूर है और यही योगी का मास्टर स्ट्रोक है। और वो खुद कमर कसकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही योगी रैली विकास की सौगात के साथ जनता के मुद्दों पर एक्टिव दिख रहे हैं। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 45 दिनों में योगी ने 100 से ज्यादा रैलियां की है। 18 मंडलों में विकास और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा का पहला चरण पूरा कर लिया है। 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों का दौरा किया। इस दौरान 18 मंडल की समीक्षा के दौरान चुनावी धार तेज की है। लेकिन विपक्षी खेमा चुनावी मैदान से दूर दिखाई पड़ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि विपक्ष ने बीते 4 महीने में कोई बड़ी रैली नहीं की। बसपा की बात करें तो आखिरी रैली अक्टूबर 2025 में हुई थी। जो एसी और पीसी वाले नेता हैं ना, एसी से निकलकर सिर्फ पीसी कर रहे हैं और अब तो कुर्सियां गिनने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन योगी 100 से ज्यादा सीट कवर कर चुके हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में हुए सियासी नुकसान को दोहराना नहीं चाहते और इसलिए यूपी में हैट्रिक वाली प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आगरा से लेकर नोएडा तक अलग अलग इलाकों में पीले पंजे की गरज सुनाई दी। दोनों जगह पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर जेसीबी ने मिलकर अवैध निर्माण की ईंट से ईंट बजा दी। 2 बड़े शहरों में पीला पंजा गरजता दिखाई दे रहा है। आगरा में एडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। यहां बिना परमिशन के निर्माण किए जाने पर भवन को सील कर दिया गया और करीब 5000 स्क्वायर फीट पर बन रही अवैध कॉलोनियों को भी मिट्टी में मिला दिया। उधर नोएडा के कोंडली बागर अवैध फार्म हाउसेस पर योगी का शक्तिमान बरस पड़ा। यहां करीब 7 अवैध फार्म हाउस ध्वस्त किए गए और करीब 10,000 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। साथ ही गांव झट्टा में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यानी अवैध हो या अतिक्रमण, उत्तर प्रदेश में होगा तो शक्तिमान इसी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला पर विवाद अभी बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए भोजशाला परिसर के पास जगह देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने खसरा नंबर 596 की जमीन दी थी, लेकिन अब लोगों को जमीन को पुश्तैनी बता दिया गया है। और इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक तरफ जमीन को लेकर महिलाओं और लोगों का विरोध जारी रहा, तो दूसरी तरफ नमाजियों ने नमाज अता की। हालांकि कोर्ट का यह आदेश आंतरिक है, लेकिन लोगों का दावा है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। खेत है, परिवार है, उनको नष्ट करके वो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हजारों सालों रोजी रोटी है इनकी ये वगैरह,
इनको जो खुली जगह है उधर कहीं दो। लेडीज बहू बैठी रहती है, रात को कल को आए नमाज पढ़ना आए, क्या मालूम मारे करे पत्थर फेंके। ये बच्चे और लड़कियों ने हमारी जाएगी का यहाँ पे। कल से मेरे बच्चों को कोई उठा ले जाएगा, मेरी छोटी छोटी गुड़िया को कौन जिम्मेदार रहेगा? सरकार रहेगी इसमें जिम्मेदार। लेकिन विरोध के बीच प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में नमाजियों ने नमाज अदा की। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के अंतरिम आदेश पर इस जगह पर नमाज पढ़ी है। और आज बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से लगभग हमारे 200 या 150 हमारे मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर नमाज अदा की और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। माननीय सूरज चलाने में भी अंतिम आदेश नहीं हुआ है, एक अंतरिम आदेश था, उसके अधीन था। इस जुम्मा तो नमाज हो गई, लेकिन देखना होगा कि अगली बार क्या होता है। इधर सावन में उत्तर प्रदेश में नॉनवेज की दुकानों पर प्रशासन का शिकंजा कसा हुआ है। अब लखनऊ के फेमस टुंडे कबाबी दुकान को लेकर शिया समाज ने मोर्चा खोल दिया है और इस पर बुलडोजर चलाने की मांग कर डाली है। आरोप है कि टुंडे कबाबी ने मस्जिद की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर अवैध निर्माण करवाया है। और योगी राज में जो भी अवैध होता है उसका क्या हश्र होता है, ये सभी को पता है। अब आरोप मस्जिद पर कब्जा जमाए और अवैध अतिक्रमण करा रहे टुंडे कबाबी पर लगा है। सड़क बना रहा है तो बहुत बड़ा उसमें बेईमानी हो रही है, 3-4 करोड़ का उसमें घपला हुआ है। क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ योगी ही मस्जिद को अतिक्रमण मुक्त करा सकते हैं। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। तभी तो उन्होंने सीएम योगी से जांच और कार्रवाई की सीधी गुजारिश कर दी है। योगी जी से हमारी अपील है कि फौरन इसको रुकवाया जाए और फौरन उसके ऊपर जांच की जाए, क्योंकि वहाँ मस्जिद के अंदर दुकान बन नहीं सकती है, मस्जिद के ना नीचे बन सकती है ना ऊपर बन सकती है। जिसके बाद से इलाके के दूसरे दुकानदार भी दहशत में आ गए हैं। आगरा के ताजमहल देखने पहुंचे लोगों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुरक्षा बलों के जवानों ने ताजमहल के पश्चिमी गेट की घेराबंदी कर दी। मौके पर बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने भी मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि ताजमहल के भीतर एक लावारिस बैग मिलने की खबर मिली थी, जिसके बाद ताजमहल के पश्चिम गेट को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और वहां से लोगों को हटा लिया गया। फिर बॉम्ब स्क्वाड की टीम लावारिस बैग की तलाशी के लिए ताजमहल के भीतर घुस गई। देखिए कैसे बॉम्ब स्क्वाड उस लावारिस बैग की गहनता से जांच कर रहा है। पहले ये परखा जाता है कि भीतर विस्फोटक तो नहीं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर बैग खोलकर जांच की जाती है और फिर एक बड़े खतरे को टाल दिया जाता है। हालांकि ताजमहल में लावारिस बैग और फिर बॉम्ब स्क्वाड का एक्शन एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। ताजमहल की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पश्चिमी गेट पर मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल की गई थी। बीते दिनों श्री कृष्ण को नमाजी बताने वाला नफरती मौलाना जर्जिस ने एक बार फिर से हिंदू देवताओं का अपमान किया है। इस बार उसने अपनी जहरीली जुबान से भगवान शिव और ब्रह्मा पर ऐसी गलत बयानी कर डाली है जिससे सिर्फ सनातनी ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज भी खफा है। जबकि साधु संतों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस कट्टरपंथी सोच वाले मौलाना ने जो कहा उससे शिव भक्त बेहद आग बबूला हैं। मौलाना के इस बयान के बाद हिंदू धर्म गुरु ही नहीं मुस्लिम समाज ने भी आपत्ति जताई है। जो मौलाना जर्जिस का जीभ का नाक काटेगा उसको 21 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि उनका ज़हनी तवाजुन खराब हो गया है और उन्हें पागल खाने में जा करके बंद कर देना चाहिए। जो भी लोग 25 जूते मार के वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के हमको देंगे उसको 10-10 लाख रुपया हमारी तरफ से। ये मौलाना चाहे जितनी बदजुबानी कर लें, इसका एक ही इलाज है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जामताड़ा गैंग के खिलाफ ऑपरेशन चलाया हुआ है। इसी के तहत वाराणसी से जालौन तक पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और गैंग से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले 32 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, जिनमें 21 महिलाएं शामिल हो रही हैं। आरोपियों ने अब तक 1.25 करोड़ की साइबर ठगी को अंजाम दिया है। इनके पास से कई बैंक्स के QR कोड और 55 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए गए हैं। दावा है कि गिरोह का मास्टरमाइंड चंदौली का अंबर सिंह है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो इधर जालौन में साइबर क्राइम थाना को कामयाबी मिली है। पुलिस ने अश्लील वीडियो और फोटो शेयर करने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी के जरिए अश्लील चीजें पोस्ट करता था। पुलिस ने इसके पास से 3 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मंदिर के लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर विवाद हुआ, जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत सड़क पर तलवार लहराने तक आ गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स राजू पासी है, जिसके हाथों में तलवार दिख रही है। उसके साथ कुछ और लोग भी दिख रहे हैं जो हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं। राजू का दावा है कि मंदिर में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर पास में मौजूद कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों से विवाद हुआ था।
आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और भजन बजाने पर विवाद हुआ और इसीलिए उन्होंने तलवार उठाई। 15-20 लड़के आए, फोन बंद किया तो मंदिर में तोड़-फोड़ करते गए। लड़का हमारा सो रहा, छत के निकला, बाहर इसको बाहर निकला के लिए। अब अकेले सर बताइए क्या करेंगे, हम तलवार में उठाए क्या करें बताइए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राजू और उसके परिवार को शांत कराया। साथ ही कोचिंग में पढ़ने वाले तलहा और नुमेन हाफिज समेत कई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि छात्रों का कहना है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। सोना चांदी का शौक केवल इंसानों को नहीं बल्कि चूहों को भी होता है। मेरी बातें आपको थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए कि अगर वीडियो सबूत नहीं होता तो हम भी इस पर यकीन नहीं कर पाते। क्योंकि कर्नाटक के एक ज्वेलरी की दुकान से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि एक चूहा पहले इधर उधर देखता है, फिर ज्वेलरी वाले बॉक्स में से एक चेन उठाकर ले गया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा आया और फिर वहाँ रखे हुए अंगूठी टैग समेत ले गया। दरअसल रात में जब दुकान में ज्वेलरी का सामान रखा था, लेकिन जैसे ही सुबह दुकान के स्टाफ ने आकर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि 10 अंगूठियां और 2 चेन गायब थे। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद जब रात की फुटेज चेक की गई तो फिर सभी हैरान रह गए, क्योंकि चूहा इस तरीके से सोने की अंगूठी ले जाता दिखा, मानो उसे बेचकर वो अपने लिए घर और गाड़ी खरीदता। जिसके बाद स्टाफ ने चूहे के आने जाने वाले जगह की तलाश ली और फिर वहां से उन्हें अंगूठी और सोने के चेन बरामद हो गए। वहीं ये खबर अब सामने आने के बाद हर कोई हैरान हो चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक स्नैचिंग की 2 घटनाएं सामने आई है। दोनों घटनाओं में बदमाशों ने महिलाओं को निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए। स्नैचिंग की दोनों घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। और दोनों ही सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सेकंड में पलक झपकते ही बदमाशों ने महिलाओं के साथ स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। ये देखिए, नई मंडी के शांति नगर में मंदिर से जल चढ़ाकर लौट रही एक महिला का ये बदमाश पीछा कर रहे हैं। फिर देखते ही देखते महिला के दोनों कानों पर झपट्टा मारा और तेजी से ये फरार हो गया। महिला की चीख पुकार सुनकर लोग बाहर आए, लेकिन तब तक स्नैचर फरार हो चुका था। वहीं हल्द्वानी में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक बुजुर्ग महिला को 2 बदमाशों ने निशाना बनाया। महिला के सोने के झुमके झपट ली और फरार हो गए। अब दोनों घटनाओं की सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है और इसके साथ ही लोगों को सुनसान जगहों पर सतर्क रहने की अपील की है। सावन में जो महीना है वो गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है और शहर शहर गौ तस्करों का पुलिस हाफ एनकाउंटर कर रही है और अपराध करने के बाद पुलिस या टीम पर भी हमला करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। पैर में घुसी बुलेट और दर्द से कराहते हुए इन बदमाशों को देखिए। हालात ये है कि खुद के पैरों पर चल तक नहीं पा रहे, अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं। यूपी में गौ तस्करों का योगी फोर्स ऐसा ही बुलेट इलाज करती है। गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? आजमगढ़ में जब योगी फोर्स ने गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर लंगड़ा हो गया। इस पर गैंगस्टर लूट समेत 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गौ तस्कर का कुछ ऐसा ही हाल सहारनपुर में भी हुआ। मुठभेड़ में गौ तस्कर को लंगड़ा कर दिया गया। कासगंज में भी एक गौ तस्कर का बुलेट इलाज हुआ। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। चाहे गौ तस्कर हो या फिर कोई भी अपराधी, उनको योगी फोर्स पीतल डोज दे रही है। बंगाल पुलिस ने पूर्वी बर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है और हमीम मंडल नाम का ये संदिग्ध सीएम शुभेंदु अधिकारी की रेकी कर रहा था। हमले की प्लानिंग भी जांच में जो खुलासा हुआ है, इसका कनेक्शन पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट से भी निकला है। एसटीएफ की गिरफ्त में आए ये वही संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल है, जिसकी गिरफ्तारी ने बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि इस आतंकी के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि सीएम शुभेंदु अधिकारी थे। आरोपी पश्चिम बंगाल के बर्धमान स्थित रेनेसा हाउसिंग इलाके के मौजूद इसी घर में किराए पर रह रहा था। पुलिस के मुताबिक मंडल के मोबाइल और घर से मिले दस्तावेजों से ये पता चला है कि वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। वहीं इस मामले में अब एसटीएफ के साथ एनआईए को भी शामिल करने की मांग उठ रही है। जैश-ए-मोहम्मद ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी सवाल है, तो अगर जरूरत पड़ेगा सरकार को ये देखना चाहिए कि एसटीएफ के साथ साथ अगर एनआईए जैसे एजेंसी को भी इसमें शामिल करना जरूरत पड़े तो करना चाहिए। गिरफ्तार आरोपी को बर्धमान कोर्ट में पेश करने के बाद एसटीएफ ने उसे रिमांड पर ले लिया और उसके दूसरे साथियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।